अपने क्लास ग्रुप में प्रेजेंट लगा दीजिए ताकि पेरेंट्स को पता चल जाए कि यू आर वर्चुअली और फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास। कॉमन साइज कंपैरेटिव हमारा टूल्स ऑफ एनालिसिस का पहला पार्ट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे, देन विल गो टू द कॉमन साइज स्टेटमेंट। पिछली क्लास में जब हमने डिस्कशन किया था तो क्या बताया था आपको कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स जो होते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ट्रेंड परसेंटेजेस था, फंड्स फ्लो था। ट्रेंड परसेंटेजेस, फंड्स फ्लो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी के चार टूल आपके पार्ट हैं। कॉमन सेंस कंपैरेटिव को हम आज टारगेट करेंगे, अगली क्लास से रेशियो एनालिसिस, और सबसे लास्ट में हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। और मैं बार बार बता चुका हूँ दोनों बैच में कि थर्ड बुक की हम रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड बुक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सीयूटी के पॉइंट व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ। सारी डिटेल मैं आपको सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड बुक विल रिवाइज थॉरली। इट इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू रिवाइज कंपनी अकाउंट फर्स्ट और यू वांट टू रिवाइज पार्टनरशिप फर्स्ट, दैट इज योर चॉइस। लेकिन दोनों बैच में एक ही चीज चलेगी। अगर आप कंपनी अकाउंट पहले रिवाइज करना चाहें तो पहले उसे रिवाइज कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप पहले रिवाइज करी जाए तो हम उसको पहले रिवाइज कर लेंगे। लेकिन लेवल उसका हायर होगा, एंड दैट इज टेक केयर ऑफ सीयूटी सिलेबस, वैसा करके, ताकि जब आप मेरे पास से अकाउंटेंसी करके निकले, रिवीजन पूरा करके निकले, यू आर वेल प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूटी एग्जाम्स। गॉट इट? और उसके बाद एज सुन एज ये बोर्ड एग्जाम इज ओवर, आपको सिर्फ सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर करने हैं सब्जेक्ट में पूरा 100% स्कोर करने के लिए, एंड विच many students has done in the past year। चलिए देखिए जरा, जब हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव, पिछले सालों में 200 में से 200 नंबर आए हैं बहुत लोगों के। जब हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की, हमने बोला था ये कौन सा वाला होता है, ये एनालिसिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल बोला था, वर्टिकल नहीं बोला था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली 2 साल के आते हैं। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की फिगर आपके पास गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। ये बोला जाएगा कि प्रिपेयर स्टेटमेंट चेंजेस फ्रॉम द पास्ट ईयर। पास्ट ईयर से जो चेंज करने वाला है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करके चल रहे हैं। ठीक है जी। कैसे बनेगा? विल ओपन द बुक, देर आर सर्टन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, एक बार पढ़ के देखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देने देके फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पे सीधा सा मूव कर लेंगे। जैसे हम बोले आपको कि आपकी बुक में फिफ्थ चैप्टर के नाम पे है, कैश फ्लो के बाद डाला हुआ है इसे। और कंपेरेटिव स्टेटमेंट हो या कॉमन साइज हो, आपको क्या करना है, दो हिस्सों में पढ़ना है, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दो तरह से लेके चलना है। चलिए आगे आ जाइए। आपके सेनापति ने आपके लिए कुर्सी रखी है। एंड होपफुली आप फोन से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि इतने सुबह सुबह कोई, मतलब जिससे आप बात करना चाहते हैं वो भी सो रही होगी या सो रहा होगा, तो प्लीज फोन का इस्तेमाल ना करें। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है। हाँ, आपको आपको सपनों में आपसे मिल रहे होंगे वो लोग। आइए देखें, कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल डायनेमिक टाइम सीरीज भी कहलाता है। इसके अंदर चार कंपोनेंट हमें दिखते हैं, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। हम लेके चलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? डेटा प्रेजेंटेशन सिंपल और कंपेरेबल बन जाता है। ट्रेंड इंडिकेट करता है ये। इट इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कंपैरिजन ऑफ अदर फर्म्स एंड इंडस्ट्री पॉसिबल होता है। फोरकास्टिंग प्लानिंग में हेल्प करता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वेरियस पर्पस, यूटिलिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज या कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जस्ट फॉर दैट सेक आई एम रीडिंग इट आउट हियर। ये शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, डिसीजन प्लान्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेंडर के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? ट्रेंड पता चलता है आपकी कंपनी का इससे, और ट्रेंड के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग और यू आर डाउन फॉलिंग। उसके हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपकी कंपनी को उधार दें, ठीक है, आपकी कंपनी के साथ कोई इकोनॉमिक टाई अप करें या ना करें, ऐसा पता चलता है। इसकी लिमिटेशन है, जो लिमिटेशन किसकी है, अकाउंटिंग की, वही लिमिटेशन इसकी है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं ये, पर्सनल जजमेंट इसमें इफेक्ट हो जाता है।
क्वालिटेटिव एलिमेंट इग्नोर कर दिए जाते हैं, प्राइस लेवल के चेंजेस इग्नोर कर दिए जाते हैं, और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में वेरिएशंस होता है, उसकी वजह से रिजल्ट भी क्या होते हैं, अलग अलग निकल कर आते हैं। ठीक है जी। ये टूल्स जो हैं, हम चार कैटेगरी में पढ़ रहे हैं: कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव इनकम या कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये लोग हम पढ़ के चल रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट की। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल द फुल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। हमने बोला था क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी उसके अंदर नहीं जा रही, एसेट्स में आ गए। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होती थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर आया क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। उसके कंपोनेंट को हम नहीं लेके चल रहे हैं, दिख जाएंगे आपको, यू कैन सी दैट। मेजर हेडिंग आपको मालूम होनी चाहिए, उसको ध्यान में रख के चलते हैं। कई बार आपको क्या होता है, क्वेश्चन में लूज इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, शेयर दे रखे हैं, रिजर्व दे रखे हैं, डिबेंचर दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं, बीपी दे रखे हैं, तो आपको मालूम है कि सेट के अंदर प्लेस करना है। चैप्टर वन में बहुत मेहनत करी थी, चैप्टर वन में काफी टाइम लगाया था। तो यहाँ क्या होता है कि आप पेज नंबर 5.6 पे चलिए, जरा पेज नंबर 5.6 अपनी बुक का जल्दी से। इज इट विजिबल नाउ? कैन यू सी दिस नाउ? Yes, sir. देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स डाले, राइट हैंड साइड में नोट लिखा, प्रीवियस ईयर लिखा, करंट ईयर लिखा, एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद क्या हो गया, परसेंटेज चेंज। और कैसा फॉर्मेट दिखता है इसका, इस तरह से देखते हैं यहाँ पर। हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर क्या, कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जो भी होगा ये, जिस फर्म का भी नाम आप लेके चल रहे हैं उसका, पर्टिकुलर्स यहाँ रखेंगे। नोट नंबर अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट नंबर, यहाँ हम फिगर रखते हैं प्रीवियस ईयर की रुपीज में, यहाँ फिगर रखते हैं करंट ईयर की रुपीज में, और यहाँ पर होता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज अभी बतेगा। और यहाँ होता है परसेंटेज चेंज। दैट्स इट, ये आपका हो गया क्या, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। अब ये जो एब्सोल्यूट, सपोज मैंने इसको ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला, इसको डी बोला, तो भाई ये जो सी होता है ना, सी, ये जो सी है किसके बराबर है, ये बी माइनस ए के बराबर। और ये परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है डी में, ये निकलेगा क्या, सी अपॉन में ए इंटू 100 करके निकलेगा। प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर। आपके पास जो बैलेंस शीट गिवन होती है वो कैसी होती है, पहले करंट ईयर होता है, फिर प्रीवियस ईयर होता है। आपको क्या करना है, जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होगी, सपोज द बैलेंस शीट इज गिवन टू यू, यहाँ पर ऐसे बैलेंस शीट लिखा जाता है क्या, पर्टिकुलर्स, फिर उसमें लिखा होता है नोट नंबर, फिर उसमें लिखा रहता है क्या, करंट ईयर, फिर उसमें लिखा रहता है क्या, प्रीवियस ईयर। ऐसे करके याद है ना, हमने शुरू शुरू में बनाई थी, फिर मैंने कहा था प्रीवियस ईयर हटा दीजिए, सिर्फ करंट ईयर लेके चलिए। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपने ऐसा कर देना है। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारे आंसर नेगेटिव आएंगे। फिर जब आपका क्वेश्चन पूरा होगा, जब आप कैलकुलेशन पे पहुंचेंगे, तब आपको लगेगा कि नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, तो नेगेटिव आंसर आएंगे फिर आपके। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एरो ऐसा डाल दीजिए। मतलब अगर ये फिगर 31 मार्च 24 थी, तो ये फिगर 31 मार्च 25 होगी। आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ प्रीवियस ईयर लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप यहाँ 31 मार्च 2024 यहाँ लिखेंगे, 31 मार्च 2025 यहाँ लिखेंगे आप, और फिर कंपेरिजन करेंगे। यू कैन सी फॉर्मेट जो आपके सामने मैंने अभी शेयर किया था, पूरी की पूरी बैलेंस शीट है, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज उठा के डाल देना है फॉर्मेट के अंदर। और इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको यहाँ पर, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, सारे कुछ हमने पढ़ रखे हैं डिटेल में। प्रॉपर्टी प्लांट, intangible assets, non-current, everything we have gone through. Long-term loans and advances, current investment, inventory, trade receivables, everything is here. आपने देखा यहाँ से deferred tax liability, deferred tax assets जैसी चीजें हटा रखी हैं। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वो हटा रखा है, क्योंकि नहीं है वो सिलेबस का पार्ट आपके, वी विल नॉट यूटिलाइज देम, और वो क्वेश्चन में देगा भी नहीं आप, इट विल गो इन दैट वे।
आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर करंट ईयर की फिगर रखी, एब्सोल्यूट चेंज निकाला। एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज। इस बी कॉलम में से ए कॉलम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज। दैट कुड बी पॉजिटिव, दैट कुड बी नेगेटिव, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में परसेंटेज बेस ईयर के हिसाब से निकालते हैं। हियर वी कंसिडर प्रीवियस ईयर एज अ बेस ईयर। हम अपनी परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में चेक करते हैं ना। अरे आप अपने ट्वेल्थ की परफॉर्मेंस को टेंथ के बेस पे कंपेयर करोगे? ये थोड़ी करोगे ट्वेल्थ की परफॉर्मेंस को ग्रेजुएशन से कंपेयर करो, ग्रेजुएशन तो अभी आई नहीं। हमेशा पास्ट में आपके किए गए काम के हिसाब से हम परफॉर्मेंस को चेंज करते हैं। मान लिया स्कूल में कोई बच्चा इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में पकड़ा जाता है, तो देखा जाता है कि पास्ट में तो कोई उसने इनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं करी थी। जैसे पुलिस भी जब क्या करती है, एफआईआर वगैरह लिखते तो देखते हैं पास में कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर पास में क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर है वो तो। ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे थे, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं अपने करंट ईयर की परफॉर्मेंस को, एंड दैट गोज इन दिस वे। और फिर अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। इलस्ट्रेशन वन देखिए, आपकी आपकी इलस्ट्रेशन वन। इलस्ट्रेशन वन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें लूज इंफॉर्मेशन दे रखी है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड वेल हेडेड बैलेंस शीट विद प्रॉपर हेडिंग्स। लेकिन 2019 में इस क्वेश्चन को क्या किया गया, नहीं दी कोई हेडिंग। आपको क्या दे दिया, सिर्फ लूज आइटम दे दिए। जिसको, जिस व्यक्ति को बैलेंस शीट का फॉर्मेट मालूम है वो इसे कर पाएगा, जिसे नहीं मालूम वो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ट्रिक देखिए इसके अंदर, क्या आइटम किस अरेंज, किस ऑर्डर में अरेंज करे गए हैं? जिस ऑर्डर में बैलेंस शीट में दिखते हैं उसी ऑर्डर में तो अरेंज करे गए हैं। कोई बड़ी बात थी ही नहीं। अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसी को लेके चल रहे हैं। हमने नंबर वन पे क्या लिखते थे हम लोग, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते थे, लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद नंबर वन पे हमारे पास क्या आता था, शेयर होल्डर्स फंड। वी हैव रिटर्न शेयर होल्डर्स फंड, अंडरलाइन कर दिया। फिर हमारे पास अगली अगली बारी क्या आती थी, नंबर ए पे शेयर कैपिटल आता था। जो जो आइटम होगा उसी को लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता था, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता था। ठीक है। फिर नंबर दो पे हम लोग क्या लिखते थे, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड क्या पर है, यहाँ पर है लॉन्ग टर्म बोरिंग। कैन यू सी द आइटम्स देयर? बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डर में दिख रहे हैं। तो कभी लूज आइटम आ भी जाए ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है वो, दे आर जनरली इन द नॉर्मल शेप आपको दिखेंगे। हाउएवर इन स्कूल एग्जाम्स टीचर कैन बी मिस्चीवियस टू यू, है ना। वो इधर उधर जंबल करके आपको दे दे ताकि आपके घुटनों पे ज्यादा जोर लगे। एग्जाम में आपको एंग्जाइटी हो, आपको बुरा फील हो कि यार ये क्या कर दिया, अब कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं। लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं करता। बोर्ड तो पता है जगत पिता है, वो सबका ध्यान रखता है। सीबीएसई स्कूल वाले नहीं रखते सबका ध्यान। उन्हें तो आपको क्या करना है, मुश्किल सिचुएशन देनी है। ठीक है। तो एक कहावत होती है फौज में, मुश्किल वक्त और कमांडो सख्त, वो हिसाब बनता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके पास आ गया ए। और उसके बाद क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ पर कुछ और दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ साथ? नहीं दिख रहा, तो हम ए नहीं लगाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख देंगे। उसके बाद नंबर तीन पे आपके पास क्या दिख रही है, कुछ करंट लाइबिलिटीज जैसी यहाँ दिख रही है, क्या लिखेंगे, करंट लाइबिलिटीज, ऐसा कर दिया। और उसके बाद आपके पास क्या कर देना, आपको यहाँ पर टोटल लिख देना, टोटल। फिर चले आए नंबर दो पे, उसे कहते हैं आप लोग क्या, एसेट्स। एनी आइटम ऑफ एसेट्स यू कैन सी हियर। यस। क्या है हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर, ए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे दे दिया आपके पास, अंडरलाइन कर दिया इसको। ये पूरा का पूरा, इसमें पहला पार्ट क्या दे दिया आपके पास यहाँ पर, ए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया। और उसके बाद हम आगे चले आए बी नंबर पे। सो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके पास गिवन है, ऐसे लिख दिया। और फिर चले नीचे जाके क्या, नंबर दो पे, ये तो आपके पास क्या था, एसेट्स। जब हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर एसेट्स, तो नंबर वन हेडिंग आपके पास आएगी नॉन करंट एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की, ऐसे करके। उसके नीचे प्रॉपर्टी प्लांट, उसके नीचे, और नंबर दो पे आप लिखेंगे क्या, करंट एसेट्स। और फिर नीचे हम टोटल के लिए जगह कर देते हैं क्योंकि और आइटम हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा। अब आप देखिए, आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे, 2016 इज गिवन ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, 2017 इज गिवन इन द इनर कॉलम। तो आपको एरो राइट से लेफ्ट की तरफ लेके चलना है पहले। आइए उठाते हैं इन्फॉर्मेशन। हमने लिखा शेयर कैपिटल, प्रीवियस ईयर में कितनी थी, 25 लाख थी। करंट ईयर में कितनी थी, 25 लाख थी।
चेंज है नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस की फिगर उठा लेते हैं। प्रीवियस ईयर में कितना था, 10 लाख था। करंट ईयर में कितना था आपके पास, 6 लाख था। डिफरेंस क्या आया, नेगेटिव आया, ब्रैकेट में रख दिया ऐसे। फिर आगे चले गए हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की फिगर कितनी है भाई, 15 लाख की। अगली फिगर कितनी है आपकी, 16 लाख की। व्हाट इज द चेंज, 1 लाख इज द चेंज। करंट लाइबिलिटी में चले आए, 450। एंड अगली फिगर कितने की आपकी, 5 लाख की। व्हाट इज द चेंज, 50,000 इज द चेंज। और चले आए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 25 लाख रुपीज का। विल राइट 25 लाख रुपीज यहाँ पर। कितने का बन गया ये फिगर, 35 लाख रुपीज का बन गया। कितने का चेंज आया, 10 लाख का चेंज आया। लिख दिया यहाँ पर ऐसे। और आगे चले गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे व्हाट इज द वैल्यू गिवन टू यू, 15 लाख रुपए की वैल्यू है। व्हाट इज द न्यू वैल्यू, अगले साल में क्या वैल्यू दिख रही है आपको, 10,50,000 का। कितना डिक्रीज हुआ, 4,50,000 का डिक्रीज हुआ, ऐसे करके। और नीचे चले, करंट असेट्स 14,50,000 की थी करंट असेट्स पहले, तो कितनी की हो गई है वो, 6,50,000 की हो गई है। कितना चेंज आया, 8 लाख का। पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज है, पॉजिटिव कहाँ से हुआ, डिक्रीज हुआ है तो। 1450 से 650, मैंने बोला ना राइट से लेफ्ट की तरफ देख के चलिए। अब इसका टोटल भी कर लेते हैं यहाँ पर, टोटल वाली लाइन तो आगे तक जाएगी पूरी। इसका टोटल कितना बनता है देखिए, इसका टोटल बना 54 लाख 50,000। इसका टोटल बना आपका कितना, 52 लाख। फाइनल फिगर कितने की आपके पास है, 2,50,000 ब्रैकेट में रखा। सिमिलरली यहाँ भी टोटल हम पूरा करते हैं इस तरफ, डबल लाइन के साथ। ये टोटल भी अगेन कितना आएगा, 50 लाख का आएगा। जनरली ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था इसलिए हमने ले लिया। एंड देन 52 लाख। फाइनल फिगर कितने की आ गई आपके पास, 2,50,000 की। तो आप देख रहे हैं, हमारी कैलकुले हमारे कंपेरेटिव स्टेटमेंट का 90% काम पूरा हो चुका है। और अगर बोर्ड में क्वेश्चन 4 नंबर का आया, तो 4 में से कितने मिलेंगे पता है आपको, है सिर्फ एक। हाँ ऑफ कोर्स, इतना करने पे आपको 4 नंबर में से सिर्फ एक नंबर मिलेगा। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं ना, ये फिगर प्लेस करके रख देते हैं। देन द एक्सपर्ट पेपर तो बढ़िया गया था। अरे बढ़िया क्या गया, असली काम तो छूट गया ना। हु विल कैलकुलेट परसेंटेज, असली काम तो परसेंटेज का ही है। इसी इसी दिन के लिए मैंने आपसे कहा था कि 30 तक की टेबल याद कर लो ना, इसी दिन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशंस आती हैं। इसके साथ एक 2012 बैच का, मेरे छोटे से स्कूल का मेरी एक ट्रेजिडी ट्रेजिक याद जुड़ी हुई है। एक बच्चा था जो कि पूरे साल हमारे स्कूल में टॉपर बन के आया। और बाद में भी वो टॉपर बना। लेकिन जब बोर्ड का पेपर आया, तो ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट है ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट आया, और अभी 1 साल का आया। लेकिन उस साल ना कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल आ गई। उस बच्चे ने क्या करा कि हमने एडवाइस कर रखा था कि सेकंड बुक को पहले करो, 20 नंबर होते हैं, जल्दी हो जाती है। उसने क्या करा, प्रैक्टिस भी ऐसी करी थी। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग उसकी, एवरीथिंग वाज वेल। लेकिन वो कैलकुलेशन करने में उसका करीब करीब 25 मिनट लग गया। एक कंपेरेटिव कॉमन साइज की कैलकुलेशन, कॉमन साइज बड़ा आसान होता है, लेकिन कैलकुलेशन थी, और पॉइंट में जा रही थी, डिजिट के दो आगे तक जा रही थी। मतलब 19.72, 18.35 ऐसे करके कैलकुलेशन थी, उसको करने में उसको टाइम ज्यादा लग गया। बच्चा सोचता है 4 नंबर यार कर ही लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। चलो थोड़ा सा एंग्जाइटी उसको हो गई। समहाउ ही इज एबल टू मैनेज टू गेट 95%, लेकिन ऑनर बोर्ड में उसका नाम नहीं आया। बट उसको एसआरसी तो मिला। फिर वो एसआरसी से टॉपर बना। फिर वो सीए का रैंक होल्डर बना। सब कुछ हुआ। लेकिन स्कूल के ऑनर बोर्ड में सिर्फ अकाउंटेंसी के पेपर की वजह से, क्योंकि उसका साथी जो कॉम्पिटिटर था उससे 4 नंबर ज्यादा 99 लाया था अकाउंटेंसी। और उन दोनों के बीच में डिफरेंस ही वही था। बाकी हर जगह पे उसका भी इको में 100, इसका भी इको में 100, उसका भी बिजनेस स्टडीज में 100, इसका भी बिजनेस स्टडीज में 100। उसका मैथ्स में 99, इसका मैथ्स में 99। ये बच्चा 95, वो बच्चा 99। तो ठीक है, एग्जाम करते समय दिल पे कंट्रोल रखते हैं, भावनाओं पे कंट्रोल रखते हैं अपने, है ना, भावनाओं में बहते नहीं है, वरना गड़बड़ हो जाती है। आप सोचेंगे यार इतना आसान क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुआ। अरे इट्स नॉट अ प्लेस टू फेलिसिटेट योर ईगो। मैं 500 क्वेश्चन करके अब मुझसे कैसे नहीं हुआ। अबे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुम 30 मार्क का थोड़े ही हो। नहीं हुआ कोई बात नहीं, होल्ड करिए, अगले क्वेश्चन को करिए, हो जाएंगे। लेकिन जब बच्चा जिद पे आ जाता है ना, करके ही रहूंगा इसे मैं, तो समझ लो बेड़ा गर्क कर रहा है आपने, है ना। वो जिंदगी, तुम ये सोच लेना कि अगर तुमने किसी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम लगाया, तो आप अपने फ्यूचर में आने वाले अच्छे रिश्तों को ठुकरा रहे हो, ये सोच लेना तुम। क्योंकि परसेंटेज खराब होगी, रिजल्ट खराब होगा, बेकार कॉलेज मिलेगा, है ना, तो स्टेटस गैप बनेगा। ठीक है, लड़कों समझ रहे हो। यश बाबू नहीं, यश को तो चिंता ही नहीं, खैर वैसे।
बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इधर, अब आप निकालिए परसेंटेज भाई, व्हाट परसेंटेज विल गेट? नथिंग, विल नॉट गेट एनीथिंग। 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना परसेंट बनता है बताइए? विल राइट 40.00 और ब्रैकेट में डाल देंगे उसको। अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर पॉइंट के 2 डिजिट तक ना करके एक ही डिजिट तक कर लीजिए, ज्यादा ठीक है। मतलब दो पे जाने का मतलब टाइम वेस्ट होना है आपका। अगली इन्फॉर्मेशन कितनी आपके पास आई है? ये कितना बनता है? 6.6 या 6.67 ऐसे कर दिया। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट में नहीं है ये वाली परफॉर्मेंस। और ये 450 कितना बनता है यहाँ पर देखिए? 11.11। मैं तो बुक से देख के लिख रहा हूँ, पर आप समझ पा रहे हैं ना, कैलकुलेशन करने में परेशानी आएगी फिर। इसी दिन के लिए कहा था 30 तक की टेबल याद कर लीजिए, आसान हो जाता है। कैसे? 50 डिवाइडेड बाई 450 करेंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा। और ये वाली फिगर जो है, ये वाली 250, इसको करेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए इधर? 4.59 ब्रैकेट में आ गया। इस तरफ चलें, 10 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख कितना निकल कर आ रहा है? 10 लाख डिवाइडेड बाई 25 कितना आ रहा है? ये 40% निकल कर आ रहा है। 450 डिवाइडेड बाई 15 लाख कितना आ रहा है? 30.00 ब्रैकेट में रख दिया। 8 लाख डिवाइडेड बाई 1450 कितना निकल कर आ रहा है? 55.17। और ये ब्रैकेट में निकल कर आ रहा है। द फाइनल आंसर इज व्हाट? 4.59 ब्रैकेट में निकल कर आ रहा है। अच्छा, इसके आगे ना परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर आपने परसेंटेज लिखा हुआ है। कई बार हम परसेंटेज का निशान बना के अननेसेसरी सेकंड्स खराब करते हैं, देयर इज नो नीड। सिंपल था। जनरली मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना आए, जहां पर आपको प्रॉपर हेडिंग बना के लिखना पड़े। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या आता है, हेडिंग के साथ ही निकल कर आता है, लेकिन आए तो आपको हेडिंग को प्लेस करना आना चाहिए। सो दिस वाज सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट थिंग, दिस इज द ओनली थिंग। तो नोट कर लीजिए, एंड देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको। कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट भी होती है, नोट्स भी गिवन होता है। भाई बैलेंस शीट गिवन है आपको, जैसे मान लो मेरे पास ये बैलेंस शीट है, और यहाँ पर क्या मैंने देखा? नॉन करंट लायबिलिटीज, नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें नंबर 5 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। और जब नंबर 5 पे गए नोट्स में चले गए, अब आप यहाँ पर, और यहाँ क्या है देखिए, यहाँ लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें आ गया 8% डिवेंचर्स, इसमें आ गया बॉन्ड्स, इसके अंदर आ गया लोन फ्रॉम बैंक। ऐसे करके 3 आइटम दे रखे, तो क्या करेंगे? तो इन तीनों के तीनों आइटम को उठाएंगे और कहाँ डाल देंगे? यहाँ इधर जगह आए ना, यहाँ पर कहाँ गया? ये रहा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ ABC करके लिखेंगे तीनों। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको नोट के अंदर कंपेरेटिव नहीं बनाना, कंपेरेटिव तो इसी के अंदर बनेगा। तो किसी नोट की अगर 4 सब हेडिंग है या 3 सब हेडिंग है, नोट्स में गिवन है, उनको उठाएंगे वहां से। यहाँ लिखूंगा मैं क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ए नंबर पे क्या लिखूंगा? 8% डिवेंचर। 10% बी पे क्या लिखूंगा? बॉन्ड। सी पे क्या लिखूंगा? लोन फ्रॉम बैंक। और तब उनका भी करके दिखाएंगे। इसका प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों लिखेंगे। अरे भाई ये दिया होगा ना, ये ऐसे दिया होगा ना, करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, सॉरी, करंट ईयर और यहाँ पर प्रीवियस ईयर। नोट में भी तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ही जाती है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। क्या वो कॉमन साइज स्टेटमेंट हो चाहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो, आपको क्या ध्यान रखना है? नोट्स की इंफॉर्मेशन एसेंशियली टू बी एडेड इन दिस स्टेटमेंट, इसके अंदर जाएगी। मान लिया करंट असेट्स है, इसके अंदर आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इन्वेंट्री। तो क्या करोगे? वहां से डेटा उठाओगे और यहाँ लिखोगे एबीसी डाल के, एंड देन विल प्लेस दैट। ऐसा करके चलेंगे, ध्यान रहेगा। पता नहीं चला कि कहीं ऐसा हो गया कि आपने नीचे पूरा करने के बाद इसके नीचे नोट्स अकाउंट बना के वहां कंपेरेटिव बनाते हो, वैसा नहीं होगा। And जितने भी सब हेड होंगे वो सारे के सारे बैलेंस शीट के अंदर ही जाएंगे, उस रेलेवेंट हेड के अंदर। रिजर्व सरप्लस के अंदर आपको कंटीजेंसी रिजर्व दिख गया, सिक्योरिटी प्रीमियम दिख गया, और क्या दिख गया? मान लो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख गया। वो तीनों के तीनों ABC करके यहाँ आएंगे। अब क्योंकि बी स्मॉल है तो यहाँ पर रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 करके आएंगे। और तब उनका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर करके लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम का तो में शायद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन होम एग्जाम का हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, यू माई फाइंड इन योर स्कूल कि ऐसा आपके टीचर करके दे दें आपको। इज दैट क्लियर? इसका ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 2 नहीं बोलूंगा मैं आपसे, इलस्ट्रेशन 2 देखिए आप। इलस्ट्रेशन 2, मैं इलस्ट्रेशन 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलस्ट्रेशन 2 का सोल्यूशन तो आपका हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो कमेंट करने हैं, वो कमेंट जो है वो COT में पूछे जा सकते हैं आपसे।
होम एग्जाम में तो नहीं पूछते कमेंट्स, बट सीयूटी में दे कैन गिव यू द इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया जिसमें चार क्वेश्चन दे दिए, और फिर पूछा कि भाई प्रीवियस ईयर का मतलब मैं बोलूं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कितना था। ठीक है, फिर बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलेवेंट कमेंट फॉर दैट या रेलेवेंट इंटरप्रिटेशन फॉर दैट, इसलिए बोल रहे हैं। इलस्ट्रेशन 2 देखिए आप अपने बुक का पेज नंबर 5.8 पे देखिए इलस्ट्रेशन 2, इसको करिए पहले आप। इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 करिए जल्दी से। जितना जल्दी ये डेटा भरेंगे आप, उतना कैलकुलेशन के आपके पास ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, यानी इलस्ट्रेशन 2, अगर मैं बोल रहा हूँ 8-9 मेरे पास टाइम हो रहा है, तो 5 मिनट, यानी कि 8:14 पे आपको रोक देना अपना हाथ। 5 मिनट में आप कितना कर पाएंगे वो देखिए। अब आपने देखा आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है उसमें क्या दे रखा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है उसमें शेयर कैपिटल जो थी दैट हैज इंक्रीज बाय कितने से, 1 लाख से इंक्रीज 50% का इंक्रीज दिख रहा है। तो आपको बोला है कि कमेंट आपके, ये इन्फ्रेंसेस जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है। आपने देखा शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रही है, 50% से इंक्रीज हो रही है। और आगे चलें जरा, रिजर्व सरप्लस में कोई चेंज नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने से इंक्रीज हो रहा है, 300% से लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज हो रहा है। हाँ, 300% से, 300% से। वैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितना 55% इंक्रीज दिख रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स में 50% दिख रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 100% इंक्रीज दिख रहा है। कमेंट देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं। कंपेरेटिव बैलेंस शीट शोज दैट देयर इज एन इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय 50%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बाय 300%। ठीक है, सिर्फ लिख के छोड़ दिया, कोई इन्फ्रेंसेस ड्रॉ नहीं करा। यहाँ लिखा फिक्स एसेट्स हैज इंक्रीज बाय 55.56% ड्यूरिंग द ईयर। This fact shows that company has utilized major portion of fund raised through issue of shares in long-term borrowings by acquiring fixed assets। ऊपर तो क्या बताया उसने कि भाई आपने क्या करा कि आपने शेयर कैपिटल करी और आपने लोन ले लिया। अब शेयर कैपिटल अगर आपने ली है, इशू करी है और आपने लोन भी लिया, तो क्या होना चाहिए, उसका यूज भी होना चाहिए। उसका यूज कहाँ दिखेगा आपको, उसके यूज के लिए आप जाएंगे एसेट साइड में। अगर आपने देखो शेयर कैपिटल का पर्पस क्या होता है, ये डिवेंचर लॉन्ग टर्म का लोन का पर्पस क्या होता है, टू एक्वायर कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स कहाँ दिखेंगे आपको, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। वहां आप गए, वहां आपको क्या दिख रहा है आपको, कि 2 लाख रुपए का आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है वॉल्यूम में। ऊपर शेयर कैपिटल कितने से थे, 1 लाख की थी, और लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना था, 1,20,000 का। यानी कि लोन और मतलब डेट और इक्विटी कितने का आपने रेज करा, 220 का। और एसेट्स कितने की एक्वायर करी आपने, 2 लाख की। आपने क्या किया, मेजर पोर्शन ऑफ योर डेट एंड इक्विटी का फंड आपने कहाँ इस्तेमाल कर लिया, टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, एंड विच इज अ हेल्दी साइन। लेकिन अगर वो पैसा यहाँ ना दिखता, इसका मतलब आपने क्या किया, अपने ऑब्लिगेशंस को चुकाने के लिए आपने लोन लिया, जैसे पाकिस्तान करता है। पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन ले लिया आपने, तब ऐसा होता। तब आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिक्रीज होते हुए दिखते हैं। इसका मतलब क्या किया आपने, कि नया लोन लिया और पुराने लोन को चुकाया, विच इज नॉट अ राइट थिंग फॉर योर बिजनेस। ऐसे कमेंट किया जाता है यहाँ पर। अनयूटिलाइज फंड थ्रू लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शेयर कैपिटल फॉर एक्वायरिंग income earning assets is a sound and good policy. Overall financial policy of the company is good। कमेंट की चीजें नहीं आती हैं, बट एक क्वेश्चन हमने कमेंट वाला कर दिया। कमेंट सीबीएसई के सिलेबस से बाहर है आपका, ये मतलब नहीं होता। लेकिन यू नेवर नो कि सीबीएसई कब कोई गूगली फेंक दे और कमेंट पूछ दे, है ना भाई। कॉमन सेंस की बात है, इतना कमेंट करना तो बच्चे को आना चाहिए ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने दिमाग में बैठा के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, कंपेरेटिव बैलेंस शीट में इतना ही है, बाकी तो प्रैक्टिस की बात होती है। अब आगे चलते हैं किस पर, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। उस पर चल रहे हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। आइए देखते हैं कैसे करना है। अपनी बुक खोलिए फटाफट से और कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं इसे ऑनलाइन वाले अपनी स्क्रीन पे, कैन यू सी दिस। Yes, sir. फिर कहानी, ये तो अच्छा सॉरी, ये तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट आ गई, होल्ड करिए।
विजिबल टू ऑल ऑफ यू, देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर? यस सर। दिखा आपके पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और पूरी इंफॉर्मेशन वही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। और फिर क्या कर दिया, प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर की फिगर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। और आप देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को जोड़ के क्या बनाया, टोटल रेवेन्यू बनाया। नीचे एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। नीचे टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, खत्म। और अगर कोई चेंज नेगेटिव होगा तो किसके अंदर रखेंगे, उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये हमने चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा था। सारे आइटम आपको क्या ध्यान है, हर आइटम की डिटेल आपको मालूम है, तो हमें डिटेल नहीं जाना आइटम का, हमें तो क्या करना है, इसको इस ऑर्डर में अरेंज करके क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आइए मैं आपको ना एक छोटी सी चीज और बताऊं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है, एक नया कंसेप्ट, कंसेप्ट है मतलब नया क्या मतलब पुराना कंसेप्ट ही है, लेकिन आइए उस कंसेप्ट को पहले सीखते हैं। क्या है वो कंसेप्ट, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन सेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को लेके चलेंगे, और देन विल प्रोसीड फर्दर। पहले कंसेप्ट देख लेंगे, क्या कंसेप्ट है वो। कोई मुझे बताया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? एनीबडी कैन टेल मी द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? हाँ, क्या बोले, ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या बोल रहे हो यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट और परचेजेस प्लस हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन है भाई? बिल्कुल दिवांशी। अलग आवाज। अच्छा दिवांशी, ठीक, तुम्हारी आवाज मैंने सुनी नहीं इसलिए लग रहा है ऐसा। हाँ, हाँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अलग है, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहा हूँ। और सुनो बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, नेट सेल्स को क्या बोला जाता है, नेट सेल्स को बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और पता है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में से RFO लिखते हैं, RFO। मैं आर को यू बना देता हूँ, UFO हो जाता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव, उड़न तश्तरी। क्या मजाक है, फिर इतना शॉर्टकट मत करो भाई। COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉग्स, मैं लगता है जैसे मुंडेर पे कौवा बोल रहा, काऊ काऊ कॉग्स। नहीं करिए ऐसा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और सुनो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसे बोला जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला इसका होता है, इसका। लेकिन इसका फॉर्मूला बदल जाता है, इसका फॉर्मूला बदल जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, शेड्यूल 3, पार्ट 1, पार्ट 1, नहीं पार्ट 2। पार्ट 1 में तो बैलेंस शीट आती है। ठीक है जी, आइए देखें जरा ये कैसे निकलता है, और इसके लिए कौन कौन से आइटम आपको ऐड करे जाते हैं। क्या आपकी स्क्रीन पर आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है? और सब लोग एक बार खोल लीजिए, पेज नंबर 5.10 पे आ जाइए, पेज नंबर 5.10, पेज नंबर 5.10 खोल लें अपनी बुक का जरा जल्दी से। कैन यू सी द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद यू? किस फॉर्म में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की फॉर्म में दिख रहा है आपको? पीछे से गुनीत गुनिका दोनों देख लीजिए। अब जब हम बात करेंगे इसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो क्या क्या जुड़ेगा उसके अंदर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जुड़ेगा उसके अंदर। क्या बनेगा इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस, अगला आइटम आपके पास क्या, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये जुड़ेगा। प्लस अगला आइटम आपके पास क्या दिख रहा है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये जुड़ेगा। और उसके बाद क्या जुड़ेगा, और बस काफी, या कुछ और जुड़े? उसके बाद आइटम दिख रहा है आपको, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये तब जुड़ेगा जब वो डायरेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ते हैं ना। फाइनेंस कॉस्ट डायरेक्ट नहीं होती है, नहीं जुड़ेगी। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नहीं जुड़ेगा। अदर एक्सपेंसेस तब जुड़ेंगे जब क्या होगा,
डायरेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं जोड़ेगा। और मैंने पिछली बार बताया था आपको कि अगर अदर एक्सपेंस और एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में अगर कुछ ना बोला जाए तो उन्हें इनडायरेक्ट लेके चलना है आप, और एक नोट देके। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड के 3 आइटम जोड़ने हैं आपको। क्या जोड़ना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या जोड़ना है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और क्या जोड़ना है? चेंज इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉय बेनिफिट तब जोड़ेंगे जब ब्रैकेट में डायरेक्ट गिवन होगा, और अदर एक्सपेंसेस तब जोड़ेंगे जब ब्रैकेट में क्या गिवन होगा? डायरेक्ट। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे से कैसे निकलता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस गिवन हो तो कैसे निकलेगा ये? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्या? चेंज इन इन्वेंट्री, और प्लस क्या? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। 3 चीजों को जोड़ के निकलेगा। इसका इस चैप्टर में जो हम कर रहे हैं उसमें यूज होने वाला है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के दोनों फॉर्मूले। ये फॉर्मूला सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में चलता है, और ये फॉर्मूला कहाँ चलता है आपका? कंपनीज एक्ट में। तो जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें कई बार आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, कई बार ये करना होगा। याद है मैंने ये फॉर्मूला भी सिखाया था आपको। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग जोड़ते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग माइनस करते हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को प्लस करते हैं। वो इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं। और ये फॉर्मूला तब है तो जब आपके क्वेश्चन में बोला जाए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालिए, और ये कुछ ना दे रखा हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज ऑफ दे रखा, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे निकलता है, इस तरह से नहीं निकलता। डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? ये ध्यान रहेगा फॉर्मूला। चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं, और देखिए हम कहाँ पहुंच रहे हैं। इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स व WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये बुक में दे रखा आपका, मैंने अलग से कुछ नहीं किया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 उठाइए अपनी बुक का, आप इलस्ट्रेशन नंबर 4। कैन यू सी द इलस्ट्रेशन नंबर 4 इन योर बुक? इलस्ट्रेशन 4 देखिए जल्दी से। आपके पास बोला है कि प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, और इनकम टैक्स रेट गिवन है। CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 नंबर का। फ्री के नंबर होते हैं इसमें, फ्री के नंबर, बिल्कुल मुफ्त के नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? कंपैरेटिव क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा का पूरा ऐसे ही चलेगा, फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। हमने क्या किया? इलस्ट्रेशन 6 लेके चल रहे हैं आपके सामने। इलस्ट्रेशन, सॉरी, इलस्ट्रेशन 4। और क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा। और क्या क्या फिगर आपके पास है? आप देख रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। आई राइट 3 लाख यहाँ, आई राइट 4 लाख यहाँ। कितना इंक्रीज हो गया? 1 लाख का इंक्रीज। क्या बोल रहे हो? तो सीधा गिवन है, फिर तो बढ़िया है। 4 से 3 और फिर ये ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, है ना? आगे आपको दे रखा अदर इनकम, तो कर देंगे आप अदर इनकम। अदर इनकम में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके? 80,000 और 40,000। इसका भी ध्यान रखना है। 40,000 हो गया आपके उस ब्रैकेट में। इनका टोटल कर दीजिए यहाँ पर, टोटल डबल लाइन लगा के। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, दिस इज 480, दिस इज 340। टोटल रेवेन्यू कितने का डिफरेंस आया आपके पास यहाँ पर? 1,40,000 आपके पास ब्रैकेट में आया। डन। यहाँ जाइए आप एक्सपेंसेस में। एक्सपेंस की कैटेगरी में एक एक्सपेंस आपके पास है, कौन सा वाला? एक्सपेंस कितना दे रखा आपके पास? ये बोला है कि 50% तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है, इसका 50% 2 लाख। इसका कितना हुआ? 1,50,000। तो व्हाट इज द डिफरेंस? 50,000। पुट दैट इन ब्रैकेट, और फिर अंडरलाइन कर लीजिए इसको। अब आपके पास क्या आ गया? एक्सपेंस आ गया, रेवेन्यू आ गया। आप लिखेंगे क्या अब यहाँ पर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर? 480 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या फिगर आएगी आपके पास? 280। 350 में से 150 माइनस करूंगा तो कितनी फिगर आएगी? 190। इन दोनों का डिफरेंस लेके चलूंगा तो कितना आएगा? 90,000 ब्रैकेट में आएगा। ठीक है जी, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर इसके नीचे लाइन नहीं डालें क्योंकि हमें टैक्स माइनस टैक्स करना है, टैक्स। व्हाट इज द टैक्स रेट गिवन टू यू? 40%। 28,000 का 40% कितना हुआ? 1,12,000 ब्रैकेट में। 190 का 40% कितना हुआ? 76,000 ब्रैकेट में।
ये वैल्यू कितनी आई? 36,000 ब्रैकेट में। और अब आपके पास नीचे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। डिफरेंस कितना आया इसका देखिए, 1,68,000। इसका डिफरेंस कितना आया आपके पास? 1,14,000। इसका डिफरेंस कितना आपके पास है? 54,000 ब्रैकेट में। कैलकुलेशन का तरीका देखिए आप, ये डिवाइडेड बाई ये करके आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालनी है। तो वी कैन सी हियर, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। नेगेटिव आ रही है 25%। 40 का करेंगे तो कितना? ये भी 50% आ रहा है। ये वाली वैल्यू लेके चले तो कितना आ रहा है? 29.17%, ये भी ब्रैकेट में आ रहा है। ये वाली वैल्यू लेके चल रहे हैं, कितना आ रहा है आपके पास? एक्सपेंसेस का कितना परसेंटेज बन रहा है देखिए जरा। 25%। एक्सपेंसेस माइनस करे ऊपर वाले से तो कितना निकल कर आ रहा है? 32.14%। ये भी ब्रैकेट में आया। और टैक्स कितना आया? 32.14% ब्रैकेट में आया। और नीचे वाली फिगर भी 32.14% है, ब्रैकेट में निकल कर आई। मतलब मैंने कैलकुलेशन बुक से छाप ली है सीधा सीधा। आपके पास तो ऐसा कुछ होगा नहीं ना, तो आपको तो खुद ही सॉल्व करना है। तो मैं अगर बोलूँ कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो इसी तरह से बनता है। तो बहुत तूफानी काम नहीं है। हाँ जी बेटा, ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स ऐसे तो निकालते तुम तो। रेशो क्वेश्चन में गिवन है ना, इसका 40% ना, इसका 40%। अच्छा, किसी साल अगर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, विल यू कैलकुलेट टैक्स? नहीं। लॉस आ गया तो नहीं होगा, नहीं होता तब टैक्स। इसका ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या बना? कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कोई बड़ी तूफानी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। यू कैन सी दिस। अब जिन्होंने ये सब कर लिया वो इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। और इलस्ट्रेशन 5 में आपका ये वाला फॉर्मूला लगना है, ये वाला फॉर्मूला। गॉट इट? पहले इलस्ट्रेशन 4 को नोट कर लीजिएगा, फिर इलस्ट्रेशन 5 लेके चलते हैं। अब बहुत जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 5 का डिटेल डालते हैं। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास थी नंबर 5 में। जस्ट सी हियर। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 वाला क्वेश्चन जो होता है ना, लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि वो कंसेप्चुअली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। लेकिन आपको कंसेप्ट बता दिया गया किनारे। यू कैन सी द कंसेप्ट हियर। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। और इसके बाद ना कुछ बचता नहीं है करने के लिए, थिंग्स आर क्वाइट इजी। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या दे रखा है, और इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है यहाँ पर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपके पास है प्रीवियस ईयर का 320। करंट ईयर की कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है? 5 लाख। टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1,80,000। इसका परसेंटेज 80% दिख रहा है। नहीं, 56.25 दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और तो एक्सपेंसेस है इसके पास, अब सिर्फ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो परचेज ऑफ स्टॉक एक्सपेंसेस कितने का दिख रहा है आपके पास? देखिए यहाँ पर 250 का एक दिख रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं क्या? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड आपके पास है 250 का। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बार बोर्ड के पेपर में क्या हुआ ध्यान से समझना। जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा ना, तो आपने क्या करना है, इसे ऐसे करके लिखना है। और यहाँ पर आपको ये भी 320, 5 लाख, 180 और 56.25 करके लिख देना है। क्योंकि मार्किंग स्कीम में क्या दे रखा था? इसका एक नंबर था, इसका एक नंबर था, मतलब आधा इसका, आधा इसका, आधा आधा ऐसे करके पॉइंट दे रखा था। अगर आपके पास किसी के पास सपोज एक्सपेंस का एक सिंगल आइटम है, उससे भी लाइन डाल के नीचे टोटल करके लिख दीजिएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। उस साल बहुत लोगों के नंबर कटे थे, क्योंकि बच्चे ने सोचा एक ही आइटम है क्या, इसका टोटल करके लिखना। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना इसका, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको ऐसा। स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, सब बताइए। 250 थी, और कितनी हो गई? 450। व्हाट इज द इंक्रीज? 2 लाख का इंक्रीज। परसेंटेज कितनी आई? 80% आई। फिर आप चले आए किस पर? ये तो ए था। बी कितना था आपके पास? चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
कितना इन्वेंट्री में चेंज था इसका? 50,000 और 50,000, नील नील। और तीसरा पार्ट है अदर एक्सपेंसेस, सी पार्ट पे अदर एक्सपेंसेस। क्या बोला गया आपसे? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस में बोला गया है कि वो क्या है? वो है 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से होता है। इस फॉर्मूले के अंदर तीन चीजें हैं, एक दो तीन। आपके पास ये तो गिवन नहीं है, ये और ये गिवन है। इन दोनों का टोटल करिए और इन्फॉर्मेशन लिखिए। देखा ना, वर्किंग नोट में कर रखा है। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पर, जरूरत है क्या? फॉर्मूला बताया आपको भाई। देखिए, 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24, और यहाँ पर आपके पास क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 250 यहाँ पर थी और 450 यहाँ पर थी। फिर उसके बाद है इन्वेंट्रीज का जो चेंज था उसकी वैल्यू, ये 50,000 यहाँ थी, 50,000 यहाँ थी। इन दोनों का टोटल क्या निकाल लिया आपने? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लिया। ये रॉ 3 लाख आया, ये कितना आया? 5 लाख आया। और अब आप बताइए अदर एक्सपेंसेस कितना है? इस साल का 10% यानी कि 30,000, इसका 5% यानी कितना? 25,000। इज दैट ओके? नहीं, 8%, सॉरी। 8% तो कितना? 40,000। तो लीजिए, अब आप क्या कर सकते हैं? यू कैन राइट 30,000 यहाँ, 40,000 यहाँ। इंक्रीज कितना? 10% का परसेंटेज कितना है? 33.3। और इसका टोटल कर लीजिए यहाँ पर, टोटल। यू कैन मेक अ टोटल हियर। यहाँ भी आप टोटल रिवेन्यू लिख सकते हैं, टोटल रिवेन्यू। ये वैल्यू कितनी है आपके पास आई? 330। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 540। व्हाट इज दिस वैल्यू? 210। ऑन परसेंटेज कितनी दिख रही है आपके? 63.64% दिख रही है। अब यहाँ पर आगे आपके पास क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई प्रॉफिट आया कुछ आपके पास? बताइए। 10,000 का आपके पास लॉस है, ये कितना है? 40,000 का आपके पास लॉस है, ये कितना आपके पास है? 30,000 है। और वैल्यू कितनी आ गई आपके आपके पास? 300%। अब आपने एक चीज नोट करिए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो जो इंक्रीज है वो क्या है? पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि पिछले वाले में ऐसा नहीं कर रखा था, लेकिन मैथमेटिकल यूज ही करना है, यही रखना है। अब आप देखेंगे टैक्स। अब आप बोल रहे हैं कि भाई टैक्स तो इसमें है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तो टैक्स का रेट गिवन है। तो आप क्या करेंगे? टैक्स को क्या करेंगे? आप निल 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 करके लाइन डालेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ बच्चे कहते हैं कि कोई टैक्स है नहीं, क्वेश्चन यही छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है आपको। अगर टैक्स रेट गिवन है और आपके पास लॉस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टैक्स को निल करके और अपनी वैल्यू निकालिए। 10,000 ये भी आएगी, 40,000 ये भी आएगी, 30,000 ये भी आएगी, और यहाँ पर भी आपका कितना? 300% आएगा। तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा होगा। अगर आप यहीं पर छोड़ देंगे तो यू विल लूप, हाँ मार्क, या एक नंबर आपका कट जाएगा। अगर क्वेश्चन में टैक्स का रेट ना दे रखा होता तो आप यहीं छोड़ देते, योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्योंकि इसमें टैक्स का रेट दे रखा है और वो नील हो रहा है, तो आपको दिखाना है ना टैक्स नील है। इन दैट वे यू हैव टू प्रोसीड। इज दैट ओके? दोज वर ऑनलाइन? Yes, sir. चलिए, अब चलते हैं अगला कॉमन साइज स्टेटमेंट पे। सबसे पहले चलिए कॉमन साइज बैलेंस शीट पे। अब तो छुटका सा पार्ट है, सारा कुछ तो हमने कर ही लिया। जस्ट गो टू पेज नंबर 5.21। पेज नंबर 5.21 पे चलिए और देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट खोलिएगा अपने पास। क्या आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ? देखिए, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. अब यहाँ पता है क्या है? स्क्रीन पे देखिए, आपने लिखा प्रीवियस ईयर की फिगर और करंट ईयर की फिगर, वो तो बिल्कुल एज इट इज लिखनी है। क्या करना है? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर फिगर एज इट इज लिखने, देयर इज नो चेंज। थोड़ा सा चेंज क्या आएगा वो देखिए आप। अब पहले आपके पास एब्सोल्यूट होता था और क्या होता था? परसेंटेज चेंज। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज ऐसे करना है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं इसे बोलूं कि ये मेरे पास क्या है? कॉमन साइज बैलेंस शीट बनती है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर करंट ईयर तो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ हो जाएगा परसेंटेज ऑफ इसका
नहीं नहीं, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, ऐसे हो जाएगा, परसेंटेज बनेगी। दोबारा फॉर्मेट पे चलिए जरा। लेकिन परसेंटेज निकालेंगे कैसे, उसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। फॉर्मेट दोबारा देखिए, इज इट विजिबल ऑनलाइन में फॉर्मेट? कैसे निकालेंगे परसेंटेज, देखिएगा। सपोज आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। एक एक आइटम को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। नीचे एसेट्स वाले पार्ट पे चलिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एसेट साइड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ किससे, एसेट साइड से कर रहे हैं, इतना करना है। ऐसी किसके लिए करेंगे आप, करंट ईयर के लिए, करंट ईयर का शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय करंट ईयर का लायबिलिटी का टोटल, करंट ईयर का क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट ईयर का क्या, assets. So just go to page number 5.23. You can find out illustration number 14. Can you see the illustration number 14? देखिए जरा अपने पास। तो इनमें से ये चीजें तो क्या ओरल बोलने वाली, इसमें मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। एक कंसेप्ट ये था, बाकी कोई कंसेप्ट वाली बात इसमें नहीं थी। इलस्ट्रेशन 14 देखिए, आपके सामने दिख रही होगी। क्या दिख रहा है आपके पास, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंटरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गॉट इट? अगले पेज पे चलिए, क्या दिख रहा है, एब्सोल्यूट अमाउंट। क्या दिख रहा है आपको अगले पेज पे, कैन यू सी दिस? क्या दिख रहा है आपके पास, अगर बैलेंस शीट आपके पास गिवन है तो आपने एज इट इज बैलेंस शीट डाल दी, प्रीवियस ईयर करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है एज इट इज डाल दी। आगे क्या हो रहा है बता, हाँ देखिए आपके सामने, इज इट विजिबल? भाई देखो, शेयर होल्डर शेयर कैपिटल कितने का, 60 लाख, और अगले साल की कितनी, 80 लाख। कंपेरेटिव में क्या कर रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे ना, यहाँ नहीं निकालते, यहाँ क्या करेंगे, 60 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, कितना गया, 66.67। 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, 10। 200, रुक जा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, हाँ 60 लाख, और हाँ सॉरी, 60 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ कर रहे हैं तो कितना का, 60%। 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ कर रहे हैं, 8%। 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़, 20%। ठीक है, और 12 लाख, 12%। और 1 लाख, 1 करोड़ को 1 करोड़ से करेंगे तो कितना, 100% है। अब यहाँ एक चीज का तो ध्यान रखना, सपोज आपने प्रीवियस ईयर में जो इन्फॉर्मेशन डाली, उसका टोटल हमेशा 100 ही आना चाहिए, उसके ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मान लो, जैसे ऊपर की 4-5 फिगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और नीचे वाली फिगर को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 100.24। 100.24 नहीं हो सकता ना, ये बेटा टोटल का, टोटल वाले कॉलम में देखिए ना, हर जगह 100% आएगा, टोटल में हर जगह 100% आना है, क्योंकि यू आर कंपेयरिंग दैट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। ऐसे में क्या करेंगे, जो लास्ट आइटम होगा उसकी वैल्यू को थोड़ा क्या कर देंगे, स्क्वीज कर देंगे। जैसे मान लो लास्ट वैल्यू हमारी कितने दिख रही है, 12% दिख रही है ना, और मान लो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, मान लो आपकी 0.4% ज्यादा आ रही है, तो लास्ट वाली वैल्यू को आप 11.96% कर देना। मतलब कुल मिलाकर आपको आंसर 100% ही बनाना है, वट एवर इट मे बी ना। अगर आपका आंसर आ रहा है 100.04%, तो जो 0.0 एक्स्ट्रा है ना, वो किसी एक आइटम से काट देना। गॉट इट? टोटल 100% होना चाहिए, ध्यान रखना, रेंडमली लास्ट वाले आइटम से काट, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन में राउंड ऑफ हो रहे होते हैं ना, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। जिस वैल्यू में राउंड ऑफ हो रहा है उस वैल्यू से काट देना, जो वैल्यू एब्सोल्यूट आ रही है उसमें मत करना। लेकिन अगर सारी वैल्यू एब्सोल्यूट आ रही है, तो लास्ट वाली वैल्यू से राउंड ऑफ कर देना उसको, इसका ध्यान रखना, क्योंकि टोटल ना 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए बस। अभी ऐसे ही आप अगले साल पे चलिए, 8 लाख डिवाइडेड बाई 120, 12 लाख डिवाइडेड बाई 120, 24 लाख डिवाइडेड बाई 120, 4 लाख डिवाइडेड बाई 120, यू कैन गेट द वैल्यूज। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द लायबिलिटीज। तो आप देख रहे हैं कॉमन साइज तो कंपेरेटिव से ज्यादा आसान है, आपको विद इन द ग्रुप क्या करनी पड़ रही है, कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है। गॉट इट? तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। आइए जरा आप देखते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कॉमन साइज क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की शक्ल देख लीजिए कैसा होता है, बिल्कुल वैसा। हाँ जी बोलो। हाँ, क्या चीज? अरे ये मैंने पहले कर दिया ना, इसलिए। देखिए अगला वाला, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देख लीजिए।
तो दोबारा देखिए यहाँ पर, क्या स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? फिर से वही फिगर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस देख लिया, प्रीवियस ईयर की फिगर करंट ईयर की फिगर कर दिया, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज कर दिया। यहाँ क्या ट्रिक है पता है? यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हर आइटम को वहां तो टोटल से डिवाइड करते थे ना, यहाँ नहीं करना। यहाँ हर एक आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना, यानी कि आपको कन्वर्ट करना हर आइटम को विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100% बनेगा। अदर इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। टोटल रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड करेंगे तो 100 से ज्यादा आएगा। गॉट इट? ऐसे ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, मतलब एवरी आइटम इज टू बी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको करना है। बस इतना ही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका इलस्ट्रेशन कैसे, वो देखिए। जस्ट गो टू पेज नंबर, हाँ हाँ, लास्ट पार्ट है, लास्ट एग्जांपल है, फिर वाइंडिंग इट अप। इलस्ट्रेशन 10 देखिए आप अपने पास, इलस्ट्रेशन नंबर 10। कैन यू सी इलस्ट्रेशन नंबर 10? इलस्ट्रेशन 10 देख लीजिए आप यहाँ पर। नो सॉरी, इलस्ट्रेशन 10 ना देख के हम लोग, हाँ इलस्ट्रेशन 11 देखें, इलस्ट्रेशन 11 देख लीजिए। जस्ट सी इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 देख लिया, अब अगला पेज पलट के इसका सोल्यूशन देखिए, क्या दिख रहा है उसमें। आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर की फिगर, कैन यू सी द फिगर्स देयर? देखो दिखा रहा हूं मैं आपको, जस्ट अ मिनट। प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर की फिगर सब दिख रही है आपको। और क्या कर रखा है, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज भी लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट। और देखिए आगे चल के अब जरा, नाउ आई एम शोइंग यू हियर, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ऑनलाइन वाले, बाकी लोग बुक में देख रहे हैं। भाई देखिए, ऑनलाइन में दिख रहा है आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का 8 लाख, करंट ईयर का 10 लाख। अदर इनकम 2040, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस बिफोर टैक्स माइनस टैक्स और टैक्स दिख गया, और आफ्टर टैक्स भी दिख गया। अब आप देखिए, 8 लाख 8 लाख डिवाइड से करिए कितना, 100%। 20 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख करा तो कितना आया, 2.5%। 820 डिवाइडेड बाई 8 लाख करा तो कितना आया, 102.5%। यहाँ पर एब्सोल्यूट 100 नहीं दिखेगा कहीं। 4 लाख डिवाइडेड बाई 820 करूंगा तो कितना आएगा, 50%। 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख करूंगा, 40%, 50%। 80,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख करा कितना, 10%। आप देख पा रहे हैं, एवरी आइटम इज डिवाइडेड बाय व्हाट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 280 डिवाइडेड बाई 8 लाख करा तो कितना आया, ऐसी 80,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख करा। अब करंट ईयर की फिगर देखिए, 10 डिवाइडेड बाई 10 100%, 40 डिवाइडेड बाई 10 लाख 4%। अच्छा, 10,40,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना है, 104%। और आप देखिएगा एक्सपेंसेस को 6 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 120 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 80 डिवाइडेड बाई 10 लाख करके जा रहे हैं अब तो। और ईच एंड एवरी आइटम विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसीलिए इसे कॉमन साइज बोला जा रहा है, क्योंकि वी आर कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी आइटम विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड करना, टोटल से नहीं करना इसे। दिस इज हाउ योर वर्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इस तरह से ये चैप्टर हुआ। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, पहले इलस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के बस छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि यू हैव होल सैटरडे विद यू, होल संडे विद यू, ऐसा करके तो अगली क्लास तक आप इसे कर लेंगे, तो हम रेशियो एनालिसिस तो स्टार्ट कर पाएंगे फिर, ठीक है। सो आई एम बाइंडिंग इट अप, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। और